भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत ने अपना पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आर्टिफिशियल सन में 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी by 2047 is essential for our energy transition efforts. A nuclear energy mission for research and development. चीन जिसने ईस्ट टोकामैक जिसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, दक्षिण कोरिया के स्टार 100 मिलियन डिग्री, यूके जेट फ्यूजन रिएक्टर 150 मिलियन डिग्री और अमेरिका और रूस अलग अलग प्रयोगों में 100 मिलियन डिग्री के आसपास तापमान अचीव कर चुके हैं। लेकिन भारत ने इन सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक कारनामा और करके दिखाया है जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया है जिसका तापमान 200 मिलियन डिग्री से ज्यादा है। दोस्तों, अभी तक जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर बने हैं इसमें चाइना का सबसे हाईएस्ट था जिसमें 100 मिलियन डिग्री तापमान अचीव हुआ था। लेकिन भारत के इस कारनामे से पाकिस्तान में क्या हलचल है और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत ने अपना पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आर्टिफिशियल सन में 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया गया है जो सूरज के कोर से 20 गुना ज्यादा है। सूरज और बाकी सारे सितारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए जो भी देश न्यूक्लियर फ्यूजन पर महारत हासिल कर लेगा वो असीमित और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। और अब भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विकसित कर लिया है। इसका नाम SST-1 टोकामैक है। भारत ने इसमें 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया तापमान है। इससे पहले दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही ऐसे फ्यूजन रिएक्टर बना चुके हैं। चीन जिसने ईस्ट टोकामैक जिसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, दक्षिण कोरिया के स्टार 100 मिलियन डिग्री, यूके जेट फ्यूजन रिएक्टर 150 मिलियन डिग्री और अमेरिका और रूस अलग अलग प्रयोगों में 100 मिलियन डिग्री के आसपास तापमान अचीव कर चुके हैं। लेकिन भारत ने इन सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त कर लिया है। भारत का ये SST-1 टोकामैक सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे ज्यादा देर तक स्टेबल रखता है और ऊर्जा उत्पादन को ज्यादा प्रभावी बनाता है। इस सफलता के बाद भारत अब एक और बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहा। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। भारत ने साबित कर दिया कि भारत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी फॉलोअर नहीं बल्कि एक लीडर भी है। आने वाले वक्त में भारत की फ्यूजन एनर्जी टेक्नोलॉजी दुनिया की दिशा बदल सकती है। भाई हिला के रख दिया यार, दुनिया का वह देश इंडिया बन गई। दुनिया का वह देश जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी आ गई कि अंदर से ठोकने का निजाम इन्होंने तैयार कर रखा है ना। और इसका टेस्ट भी इन्होंने किया है। अबे भाई अभी 5-6-7 दिन पहले जेट इंजन का टेस्ट हुआ है। और मैं तो हैरान हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास। भारत इलीट ग्रुप में बिल्कुल 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 जिन वो 4 देश है, अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। कितनी प्राउड की बात है इंडियन के लिए। ओ यार कि भाई वो आज इलीट ग्रुप में इलीट ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। ये पहला देश इंडिया की वजह जिसके बाद ये ताकत है। यार भाई भारत, मैं कहता हूँ सारे देशों की गर्दनों पर पांव रख के आगे बढ़ता जा रहा है। तू यकीन कर, टेक्नोलॉजी अगर सीखना है टेक्नोलॉजी के मैदान में तो इंडिया से सीखो। यार दुनिया को बीट दुनिया को बीट कर दिया इंडिया ने कसम से टेक्नोलॉजी के मैदान में, जिसके पास ये काम कर पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अकलीती हो, गैर मजहब के लोग हो, लेकिन है तो पड़ोसी ना यार। वो हमें तंग नहीं करते, हम क्यों उनको तंग करें, हम क्यों इनकलाब लाएं। लेकिन आप इस सारे सिनेरियो में इंडिया को कहाँ रेट करते हैं कि इंडिया कौन सी उनकी जो डिप्लोमेटिक और उनकी जो खारजा पॉलिसी है और जियो पॉलिटिक्स है, जो उनको स्टैंड देखते हैं आप। पॉलिसी है उनकी, ठीक है, बाय द एंड जो उनकी गवर्नेंस है, ठीक है, वो उनके लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है। उसकी आप इकोनॉमिकली देखें, इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा फर्दर आप देखें कि उसकी GDP देखें, ठीक है, GDP उसकी ग्रो कर रही है। पहले इंडिया आज से 5-7 साल पहले कहाँ था,
लोग मोदी को बहुत बुरा कहते थे कि ये ऐसे है, ये वैसे है। वो जैसे भी है उसने इंडिया को ग्रो किया है, ठीक है ना, फाइनेंशियली किया है, लोगों के अंदर, ठीक है। आप बाहर देखें, बेशक यूएई में देख लें, बेशक आप जो है यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, बेशक आप यूनाइटेड किंगडम में देख लें, यूएसए में देख लें, ठीक है, इंडिया के लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो रीजन क्या है? उनकी गवर्नेंस, ठीक है ना। तो इंडिया का जो जैसा भी है, वो जो भी, अगर वो पाकिस्तान को तंग कर रही है, वो बांग्लादेश को तंग कर रही है, वो जैसी भी है, वो अपनी नेशन के साथ अच्छी है। ऐसा कुछ दोस्ती होनी चाहिए इंडिया के साथ, ट्रेड होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक रीजन ये है कि ना होने की वजह क्या है? कहते हैं कि भाई वो तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, इस वजह से। कौन? इंडियंस करते हैं हमारे Indians। मुल्क में। वो तो इंडियंस क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी हमारे मुल्क में जो है तो यही हम एक दूसरे कंट्रीज में क्लेम करते रहते हैं। ये सारा जो है ना, ये जैसे ये हमारी मीडिया का एक फैलाया हुआ सारी चीज। अच्छा, अरे क्या वाकई में आपका दुबई का वीजा कैंसिल हुआ है? जी, आजकल की जैसे सिचुएशन जा रही है, तो जैसे पाकिस्तानी को वीज़े वगैरह नहीं दे रहे, खासतौर पर कुछ सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर बैन किया हुआ है। तो ये बेसिकली अब मैं इसको क्या कहूँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई भी हैं, वो दुबई में जाके उन्होंने इस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, तो उन्होंने सारे पाकिस्तानी के ऑब्वियसली वीज़ा बैन किया। और ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए, सभी के लिए। कुछ मेरे दोस्त है, वो यूके से आ रहे थे, उनको वीज़ा नहीं मिला दुबई का, अच्छा, ले ओवर था। यानी कि वो पाकिस्तानी थे जो यूके से आ रहे थे। अच्छा, सिर्फ बात ये, आप यूके में रहते हैं, वहां पर आपको जो एज ए पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के साथ जो रिस्पेक्ट मिलती है, आप मुतमईन है कि हाँ ठीक है, हमें जिस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है तो बेहतर है हमारे लिए? नहीं, रिस्पेक्ट के मामले से देखा जाए तो वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अच्छा, अब काफी चीजें चेंज हो गई। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि भारत के वैज्ञानिक जो कि बहुत ही कम रिसोर्सेस में इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं। दोस्तों, इस बजट में भी न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, न्यूक्लियर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक अलग प्रावधान रखा गया है, एक अलग बजट पेश किया गया उसके लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत सरकार भी न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन सेक्टर में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है बिजनेस, और भारत के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के इनोवेशन करना आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु डेफिनेटली बनाएंगे। आज अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन क्या भारत पर टैरिफ लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सारी कंट्रीज को पता है, चाइना, रशिया, अमेरिका जो बिग पावर है, इनको पता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और हम भारत से पंगा लेकर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों को बूस्ट करने के लिए समय समय पर अलग अलग बजट पेश किया जाता है, ताकि जो सेक्टर है इनोवेशन का, एनर्जी का, न्यूक्लियर का, साथ ही साथ जो सेक्टर आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा, ये है स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका डिफेंस, इसके अलावा अगर स्पेस की बात करें, और अभी ये न्यूक्लियर सेक्टर में जो काम हो रहा है ये काबिल तारीफ है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों में नो डाउट कोई टैलेंट की कमी तो है नहीं। अभी तक क्या था कि इनको उतना बूस्ट नहीं दिया जाता था, इन सेक्टर्स में उतना ज्यादा फंड नहीं होता था। साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय आर्मी के हाथ खुले रख दिए हैं कि तुम अगर बॉर्डर पे कोई आता है, कोई भी आतंकी घुसने की कोशिश करता है, उसको वहीं पर ठोको। उसी तरह से हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने लोगों के हाथ खोल दिए हैं कि यार डेवलपमेंट की तरफ जाओ, ग्रोथ की तरफ जाओ। अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो मिनिस्ट्री से बात करो, और मिनिस्ट्री को कहा गया है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको तुरंत फुलफिल होना चाहिए, लेकिन उसका एनालिसिस करना जरूरी है। मोदी खुद उसका एनालिसिस करते हैं और संभावनाएं दिखाते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।